टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नहीं, लेकिन जिस सच्चर कमेटी का आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, उस सच्चर कमेटी का भी जिक्र आया ओवैसी साहब, और कहा गया कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि उस समय 2006 में करीब 5 लाख प्रॉपर्टी थी, एग्जैक्ट नंबर देखें तो 4.9, और उसकी जो टोटल इनकम थी 163 करोड़ पर ईयर। और उन्होंने कहा कि अगर इसको एफिशिएंटली मैनेज करते, इसलिए ये एफिशिएंसी बढ़ाई जा रही है, जो लोग लाए जा रहे हैं बाहर से जो एफिशिएंट हैं, तो ये 12,000 करोड़ की कमाई होती। और आज के मतलब उन्होंने कोई डिनोमिनेशन नहीं दिया, बोले अगर आज के समय में देखते तो ये कितना बड़ा अमाउंट होता, मार्केट रेट से आप समझ सकते हैं, तो इसलिए हम इसकी एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं। सुनिए, एफिशिएंसी आप कैसे बढ़ा रहे हैं बताता हूं मैं आपको। आप एफिशिएंसी के नाम पर वक्फ बोर्ड में आप इनएफिशिएंसी पैदा कर रहे हैं। कैसे पैदा कर रहे हैं सुन लीजिए आप। एक कौमी तरक्याती वक्फ स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आप 10 साल का रिकॉर्ड मंगवा कर देख लीजिए उन्होंने कितने पैसे अलॉकेट किए जिससे वक्फ प्रॉपर्टीज का इनकम बढ़ा हो। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, 2022-23 में 17 करोड़ अलॉकेट हुए थे, सिर्फ 8 करोड़ रिलीज किए। उसमें कितने पैसे खर्चा हुआ? 1 करोड़ भी खर्चा नहीं हुआ उसमें। इस साल उसको 13 करोड़ करें, वो भी पैसा रिलीज नहीं करेंगे। आप कौन सा रेवेन्यू बढ़ाने की बात कर रहे हैं? 10 साल से आपकी सरकार है, आप ये स्कीम है, उसका इंप्लीमेंटेशन तो जीरो है, नंबर 1। दूसरा, सच्चर कमेटी की आप बात कर रहे हैं। सच्चर कमेटी में जस्टिस सच्चर कमेटी ने यह भी लिखा कि दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको रॉन्गली गवर्नमेंट अपनी कहती है, और 2008 में उन्होंने कहा कि उसकी मार्केट वैल्यू 6,000 करोड़ की है, 6,000 करोड़। आज हम 2025 में तो कम से कम 12,000 करोड़ की होंगी। जब आप वक्फ यूजर निकाल दिए और आप लिमिटेशन एक्ट अप्लाई कर रहे हैं, और आप डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो आपका होगा, जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है कि आप अपने ही केस में जज नहीं हो सकते, आप अपने ही ऑफिसर को बिठाकर अपने नाम पे कर लेंगे। पार्लियामेंट के सामने जो मस्जिद है, वो मस्जिद भी गवर्नमेंट कहती हमारी है, तो कल डेजिग्नेटेड ऑफिसर बोलेगा कि हां ये मस्जिद गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, और मस्जिद आप बंद कर देंगे क्योंकि आप वक्फ यूजर निकाल दिए, क्योंकि आप अपना डेजिग्नेटेड ऑफिसर रखकर अपने हक में फैसला करवा लेंगे जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। आर्टिकल 14 और 15 का ग्रेव वायलेशन है। मुझे बताइए, ये धोखा मोदी सरकार दे रही है भारत के मुसलमानों को। अरे एक प्रोविजन बताओ जिससे वक्फ बोर्ड का फायदा हो रहा है। अरे वो तो बहुत बातें कह रहे हैं वक्फ बोर्ड वो तो मैं बताता हूं वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इससे गरीब महिलाओं को फायदा होगा, मुस्लिमों को फायदा होगा, मुस्लिम बहनों को फायदा होगा, पसमानदा मुस्लिमों को फायदा होगा। और वो यहां तक कह रहे हैं कि ये जो वक्फ का जो मामला है ना, ये शराफत अली और शरारत खान के बीच का है, और हम शराफत अली के साथ खड़े, गरीब मुस्लिमों के साथ खड़े, और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो शरारत खान के साथ खड़े, वो शरारत करना चाहते हैं। देखिए, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग बोलते हैं ना, कहावत अंग्रेजी की। ना आपके पास अली नाम का कोई एमपी है, ना आपके पास खान नाम का कोई एमपी है, ना कोई मंत्री है, तो बेशर्मी की हद है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए शराफत अली और शरारत खान का नाम लेकर। तो इससे बात जाहिर हो गई कि आप शरीर किसको, खान को दिखा रहे हैं। अरे भाई, आपके पास ना अली है ना खान नाम का कोई एमपी है। और रहा सवाल महिलाओं का, 1995 एक्ट में यह प्रोविजन है कि एटलीस्ट 2 यानी कम से कम 2 महिला मेंबर होनी चाहिए मुसलमानों की। आप इस अमेंडमेंट में क्या कर दिए? सिर्फ 2। आप 2 से ज्यादा को कम करके 2 कर दिए, तो कौन सा महिलाओं का फायदा कर रहे? हां, आप जब मुस्लिम महिला की बात कर रहे, तो क्या नरेंद्र मोदी बिल्किस बानो की आंख में आंख डाल के बात कर सकेंगे? क्या किरण रिजिजू बिल्किस बानो को बुलाकर उसका हाथ पकड़कर कह सकेंगे तुझसे इंसाफ नहीं हुआ? कौन सी मोहब्बत की बात कर रहे हैं? आपके पास ना मुस्लिम एमपी है, ना मुस्लिम मिनिस्टर है, और आप अली और खान की बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कानून जो बनाया गया है वो अली को भी नुकसान पहुंचाएगा, खान को भी पहुंचाएगा, और मुस्लिम महिलाओं को भी पहुंचाएगा। कैसे पहुंचाएगा? वक्फ वाल औलाद देखिए, वक्फ वाल औलाद में आपने प्रोविजन लगा दिया
कि आप वक्फ वाल औलाद कर सकते हैं बशर्ते कि आप मुस्लिम महिलाओं का हक नहीं मारेंगे। बिल्कुल। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, आपको बड़ा तकलीफ होगी। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, प्राइम मिनिस्टर केयर्स है। अगर कोई भारत का नागरिक, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, अगर वो कहेगा कि मैं प्रधानमंत्री के इस रिलीफ केयर्स में अपनी पूरी प्रॉपर्टी को देता हूं, तो क्या प्रधानमंत्री बोलेंगे कि नहीं बेटा मुझे अपनी बच्चियों का शेयर छोड़ के दे? और प्रॉपर्टी जो है आर्टिकल 300A के तहत आपका मेरा राइट है, मैं जिसको चाहूं करूं ना करूं। तीसरी बात यह है कि जब मैं अल्लाह के नाम पे वक्फ कर रहा हूं, भगवान अल्लाह के नाम पे दान कर रहा हूं, तो उसमें बेटा बेटी कहां से आ गए? और चौथी आखिरी बात यह है कि हिंदू धर्म में अगर आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, अगर आपके दो बेटा बेटी है, समझिए आप एक को पूरी प्रॉपर्टी दे सकते बाय विल पावर, और उस पर या उनको नहीं दे के अपने मोहल्ले में किसी एक को दे सकते, उस पर कोई आपत्ति नहीं है मोदी सरकार को। और मुस्लिम समाज में अगर मैं ऐसा करने जाता हूं, मैं नहीं कर सकता लीगली, मैं सिर्फ 1/3 दे सकता हूं अपनी एक औलाद को। कौन सा बताइए ना, हम आपको दलील बना पेश कर रहे हैं, कहां है? झूठ है ये सब। भारत के मुसलमानों को उनकी मजहबी इबादतगाहों को छीनने के लिए कानून बनाया गया है, हिंदू मुस्लिम दंगे करवाने के लिए करवाया गया है। आप ये जो कानून कल जो परसों ये 3D लेकर आए, अब संभल की मस्जिद वक्फ नहीं डिक्लेयर होगी। लिख लीजिए आप, हमारी बात लिख लीजिए। अब संभल की मस्जिद पोर्टल पर वक्फ नहीं होगी वो, क्योंकि आपने कह दिया कि अब ये 3D का कानून आपने ऐड कर दिया प्रोविजन में, तो संभल की मस्जिद अब वक्फ नहीं रहेगी, दरगाहें नहीं रहेंगी। अरे देखिए ना, किसी एक, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो किसी एक लॉयर को, जो जेन्युइन लॉयर है, उसको बिठाकर पूछिए कि ओवैसी ने कहा ये सच है या झूठ है। अच्छा, आखिरी बात सुन लीजिए, मुसलमानों में शेड्यूल्ड ट्राइब हो सकते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट नहीं हो सकते लीगली। आपने शेड्यूल्ड ट्राइब में कह दिया कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में वक्फ नहीं होगा, तो लक्षद्वीप का एक मुसलमान MP है हमदुल्ला सईद कांग्रेस का, तो क्या उससे आर्टिकल 25 से महरूम हो गया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन से? आर्टिकल 26 के तहत वो अपनी मजहब के तहत रिलीजियस मैटर्स को नहीं खोल सकेगा। आर्टिकल 14 का उस पर लागू नहीं होगा, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 29 का कल्चर का राइट हमदुल्ला सईद पर नाफिज नहीं होगा। यह कानून बनाया गया है। नहीं ओवैसी साहब, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, आपने कहा कि आपको तकलीफ होगी, मुझे आपकी मिसाल से कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं तो चाहता हूं ओवैसी साहब खुल के बोले। हाँ, लेकिन मुझे यह जरूर दिखता है कि ओवैसी साहब को इस वक्फ संशोधन विधेयक से थोड़ी सी तकलीफ हुई है। मैं ओवैसी साहब, लेकिन एक बात तो आप मानते होंगे ना कि भ्रांतियां हैं, और हमारी आपकी इस बातचीत से थोड़ी बहुत भ्रांतियां दूर हो जाए, ज्यादा अच्छा है। 1 मिनट जी। देखिए, तकलीफ मैं पर्सनली आपको अटैक नहीं कर रहा हूं, आपसे मुराद जो गवर्नमेंट है, जो RSS है, उनसे कह रहा हूं। मुझे तकलीफ इस बात की हो रही है कि मैं एक भारत का अव्वल दर्जे का शहरी हूं। बिल्कुल। आप मुझे जलील और रुस्वा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरे ईमान पर, मेरी मस्जिद पर, मेरे वजूद पर, मेरी शनाख्त पर आप हमला कर रहे हैं। बल्कि मोदी सरकार ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा कि आपने ऐलान जंग कर दिया मुझ पर। भाई आप ये बताइए, हिंदू धर्म में जब सब चीज आपके लिए हो सकती है, तो मुस्लिम धर्म में क्यों नहीं हो सकती? जब एडमिनिस्ट्रेटर आपका हो सकता है, जब कोई गैर हिंदू आपको दान दे सकता है, और ये बात बताइए सर कि 5 साल आपको मुसलमान दिखाना पड़ेगा। अगर वो क्रिश्चियनिटी से हिंदू धर्म कबूल करेगा, तो क्या वो उस 5 साल का प्रोविजन उस पर है? नहीं है। क्या ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है? और आप कौन होते, सरकार कौन होती कि मैं 5 साल प्रैक्टिस करूं? तो अगर फर्ज करिए किसी कोई मुसलमान हो जाता है और उसको मॉब लिंचिंग करते हैं, संघ परिवार के लोग उसको बोलते हैं कि JSR का नारा लगा दे। अगर वो JSR का नारा लगा दे तो क्या मुसलमान नहीं रहेगा? वो क्या डेफिनेशन है प्रैक्टिस का? दाढ़ी होगी या नहीं होगी? क्या पहनेगा? सूट पहनेगा तो मुसलमान नहीं रहेगा? नहीं तो नमाज नहीं पढ़ेगा तो क्या मुसलमान नहीं रहेगा? सारे लोगों ने बताइए, अगर कोई बीजेपी का ऑफिस में जाकर चमचागिरी करेगा तो मुसलमान रहेगा नहीं रहेगा? बताइए हमको। नहीं, आपका सवाल बड़ा अच्छा